नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग सामाजिक और धार्मिक पक्ष को पढ़ लिए थे। आज हम लोग आर्थिक पक्ष को पढ़ेंगे और ये वीडियो का पूरा अंत करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, आर्थिक पक्ष। देखिए, इसमें आर्थिक पक्ष में पहले समझिए क्या क्या पढ़ना है आपको। तो इसमें हम लोग कृषि पढ़ेंगे, छोटा छोटा टॉपिक है। पशुपालन, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, व्यापार हो गया। इसमें मोहरे पढ़ेंगे और इसी में हम लोग पढ़ लेंगे माप तौल का पैमाना और माप तौल की इकाई पढ़ लेंगे। आर्थिक पक्ष में उद्योग पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सा उद्योग है। और इसमें बस उद्योग में भी हम लोग को कुछ पढ़ना है। इसमें भी जैसे कपड़ा उद्योग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ये सब है टॉपिक। मृद भांड उद्योग पढ़ेंगे और इसमें सीप उद्योग पढ़ेंगे और एक है मनके उद्योग पढ़ेंगे। तो ये आपको आर्थिक पक्ष हो गया। इसके बाद हम लोग राजनीतिक पक्ष करेंगे और पतन के कारण हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा पूरा। तो थोड़ा सा मिटावे क्या, सब तो ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए कृषि। थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। देखिए, जैसे हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसे सिंधु नदी के किनारे पनपी और उसके आसपास सहायक नदियों के किनारे पनपी थी। तो सिंधु नदी और उसके आसपास सहायक नदी जो थी इसे जलोढ़ वाला क्षेत्र था, तो उपजाऊ था उस समय। तो यह क्षेत्र उपजाऊ था। लिखिएगा इसमें, यह सभ्यता सिंधु तथा उनके सहायक, इसके लिखे तो अच्छा रहेगा, इसके सहायक नदियों के किनारे पनपी थी। इसलिए यह क्षेत्र उपजाऊ था। देखिए, सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे पनपी थी, इसलिए क्षेत्र क्या था भाई। तो ये जैसे मान लीजिए भारत है, तो यही वाला क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता पनपा था। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज समझिएगा, यहाँ मुख्य रूप से 9 फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर मुख्य रूप से 9 फसलें उगाई जाती थी। अब बताइए इसमें कौन उगाई जाती थी। तब मुख्य रूप से 9 फसलें हैं, लेकिन उसमें भी 2 फसल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिसमें आप देखिएगा गेहूं और जौ का उपजा होता था। जैसे एक था गेहूं और एक था जौ, ये ज़्यादा ही प्रमुख था। इसके अतिरिक्त कपास भी था, मटर था, तरबूज था, खरबूज था, सरसों है, तिल है और राई है। तो इस तरह से 8 फसलों का 9 फसलों का उत्पादन होता था।
जिसमें मुख्य रूप से ज़्यादा जो प्रधानता थी से किसकी थी भाई, गेहूं और जौ की थी। इसको आप याद रखिएगा। देखिए इसमें जो बुआई होती थी, मतलब बुना जो जाता था नवंबर, ये खरीफ रबी फसल की बात बोल रहे हैं, नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई हो जाती थी और कटाई जो होती थी मार्च अप्रैल में होता, मार्च अप्रैल में कटाई हो जाता था, मार्च अप्रैल में। अच्छा इसमें समझिएगा कि सिंधु घाटी के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु घाटी के सभ्यता वाले ने ही किए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। यूनानी लोग इसे सिंडन कहते थे। देखिए कपास को यूनानी लोग, जो अंग्रेज लोग थे, इसको सिंडन बोलते थे। काहे कि सिंधु वाला क्षेत्र में था तो उन लोग सिंडन इसको बोला। तो ये आपको हो गया ये कृषि में आपको ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर्वप्रथम कपास का उत्पादन जो है सिंधु घाटी सभ्यता किए हैं यूनानी लोग, इसे क्या बोलते थे, सिंडन बोलते थे। मुख्य रूप से तो ऐसे 9 है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है गेहूं और जौ है, ठीक है। और ऐसा ही है कि सहायक नदी किनारे होगा तो इसका तो उत्पादन होगा। तो ये आपका हो गया कृषि, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब हम लोग पशुपालन चलते हैं। देखिएगा पशुपालन, देखिए पशुओं का पालन जो है से कई महत्व के लिए किया जाता है। जैसे एक तो मांस के लिए, कृषि के लिए, वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए और इतना महत्व था। मतलब पशुओं का जो वहाँ पर पालन किया जाता था मांस के उद्देश्य से, कृषि के लिए, वाणिज्य के लिए, क्रय विक्रय के लिए। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। लेकिन इसमें देखिए क्या लिखे हैं, नोट में लिखिएगा। अच्छा यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली, हाथी उथी सबकी जानकारी थी, लेकिन 2 चीज़ हम नोट में लिखा रहे, वही इम्पोर्टेंट है इस पशुपालन में, कि गाय का अंकन मोहर पर नहीं मिलता है। तो किस जानवर का अंकन मोहर पर नहीं मिलता है, तो गाय का अंकन नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट, घोड़ा की जानकारी न थी। देखिए घोड़ा के लेकर बड़ा ही विवाद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं घोड़ा की जानकारी थी, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं थी। अगर उसमें मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया रहे, उसमें कहे कि सिंधु घाटी सभ्यता की किन की जानकारी थी, तो मान लीजिए नहीं थी, मान लीजिए ऐसा दिल रहेगा। अगर घोड़ा रहेगा तो घोड़ा को मार दिए, घोड़ा की जानकारी नहीं थी। और मान लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ऐसे आप देखे थे कि पिछले कलर में एक सुरकोतड़ा जगह था जहाँ पर घोड़ा का अस्थि पंजर मिला है, लेकिन वो सटीक नहीं है। तो यहाँ पर घोड़ा की जानकारी नहीं थी और गाय का अंकन मोहर में नहीं मिलता है। तो ये पॉइंट आपको पशुपालन से हो गया। अब थोड़ा सा एक टॉपिक है व्यापार, हेड डाल लीजिए व्यापार।
छोटा छोटा टॉपिक है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो सब अच्छा से हो जाएगा। व्यापार देखिए आजकल जैसे व्यापार राष्ट्रीय लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है, उसी प्रकार पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी व्यापार करते थे। तो इसको लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर था। मतलब कि राज्य में भी होता था, और देखिएगा मिस्र से भी होता था, ईरान से भी होता था, इराक से भी होता था। तो इससे आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर होता था। एक चीज़ और इसमें है कि व्यापार जो हमेशा जो लाभ के पक्ष में था, सिंधु घाटी सभ्यता था। मतलब यहाँ पर ज़्यादा लाभ होता था व्यापार करके। तो इसको लिख सकते हैं कि व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में था, मतलब ज़्यादा मुनाफा होता था, पक्ष में था अर्थात मुनाफा ज़्यादा होता था। तीसरा बात बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार होता है, इसका प्रमाण आप कैसे बताइएगा। तो देखिए कि मेसोपोटामिया की शहर, एक मेसोपोटामिया की शहर है, नाम उसका है उर्किस, लगास, टप्पर, निपुर में सिंधु सभ्यता के मोहरे मिले हैं। अब देखिए, आप बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहर है से ये सब शहर में प्राप्त हो रहा है। तो इससे आप बता तो सकते हैं ना कि व्यापार होता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है चौथा, और आपको यही याद रखना भी है। एक लिखिएगा, इराक में एक स्थित सरगोन का भी लेख है, सरगोन का अभिलेख, ये 2350 का है। इराक में स्थित सरगोन का अभिलेख में 3 क्षेत्र का चर्चा है, 3 क्षेत्रों का चर्चा मिलता है। 3 क्षेत्र का चर्चा मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 क्षेत्र कौन है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको ऊपर हम थोड़ा मिटा देते हैं। बड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आवेगा, तो प्रश्न सोल्व हो जाएगा। देखिए, ये सरगोन का भी लेख है, अभिलेख है 2350 का, बीसी का, ईसा पूर्व का। ये सब पढ़ चुके हम लोग बीसी क्या होता है। इसमें 3 क्षेत्र का चर्चा मिलता है। एक है मेलूहा, एक है मगन, और एक है दिलमुन। ये 3 क्षेत्र का चर्चा मिलता है। देखिए, मेलूहा समझिएगा सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अब बताइए, एक इराक में
एक अभिलेख है और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। तो इससे पता चलता है कि भाई व्यापार होता था। देखिए मगन ये बलूचिस्तान से संबंधित है, बलूचिस्तान से संबंधित है, वही पाकिस्तान वाला। और ये बहरीन से संबंधित है, बहरीन एक देश है, बहरीन से संबंधित है। तो ये 3 क्षेत्र का जिक्र मिलता है, इससे पता चलता है कि व्यापार होता है। और देखिएगा बहरीन को उस समय 3 नाम से जाना जाता था। इस अभिलेख में बहरीन को 3 नाम से पुकारा गया है। इसे साफ सुथरा वाला देश कहा गया है, इसको हाथियों का देश कहा गया है, उस समय हाथियों का देश, अभी इस समय तो लायोस बोलते हैं। और इसको बोला गया है सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश। तो इस 2350 जो अभिलेख है 2350 BC का, उस समय 3 क्षेत्र है। दिलवन को बहरीन के रूप में पहचाना गया है। उस समय की बात बोल रहे हैं कि सूर्योदय का देश बोला जाता था, अभी तो जापान को बोलते हैं। हाथियों का देश बोला जाता है, साफ सुथरा देश कहा जाता था उस समय 2350 में। अब कुछ और इसमें टॉपिक है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे क्या है भाई, कुछ आयातित वस्तुएं, इधर लिखेगा देश या प्रदेश, कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ लोग आयात करते थे वस्तु, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। जैसे देखिए चांदी हो गया, सोना हो गया, टीन हो गया और सीसा, ये सब जो आयात करते थे, सोना चांदी सीसा, इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, आई अफगानिस्तान और ईरान से, इसका आयात क्षेत्र था अफगानिस्तान और ईरान से। तो चांदी सोना टीना और सीसा कहाँ से भाई, तो अफगानिस्तान और ईरान से। ऐसे सोना आप देखिएगा तो ये कर्नाटक वाला क्षेत्र से भी लोग लाते थे। अब है तांबा, तो इसको खेतड़ी, आप जान रहे हैं अभी भी है, तो खेतड़ी और बलूचिस्तान से आयात करते थे। तो एक बार इसको पढ़ा रहेगा तो बन जाएगा। एक होता है लाजमंद, ये मेसोपोटामिया से है, मेसोपोटामिया। लाजवर्त है, लाजवंत। और एक है, आप लिख लीजिए कोड़िया, आप देखे होंगे समुद्र में मिलता है ये सब, तो दक्षिण भारत से लोग लाता था। एक बार पढ़ लेना ऐसे ही। और आप देखिएगा नील मणि रत्न, तो इसको बदक्सा वाला क्षेत्र से लोग लाता था। और इतना चीज़ है, और एक दो वो है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। आपको जो मेन इसमें आपको याद रखना है, इसको एक बार फिर आप देख भी सकते हैं बुक में, ज़्यादा नहीं है ये सब। आप ये अभिलेख के बारे में ज़रूर याद रखिएगा कि मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और कहाँ कहाँ से लोग आयात करता था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था सिंधु घाटी सभ्यता के
पक्ष में था। लाजबंद कहाँ से लाते थे? मेसोपोटामिया से। तांबा कहाँ से? क्षेत्रीय और बलूचिस्तान से। नीलबरी रत्न बदख्शा से लाते थे। कौड़ियाँ दक्षिण भारत से लाते थे। और ये सब मतलब अफगानिस्तान और ईरान से होता था। तो ये आपका व्यापारिक पक्ष समाप्त होता है। अब थोड़ा सा मोहरे के बारे में पढ़ना है। मोहरे देखिए, मोहरे क्या था भाई? देखिए, इसका प्रमाण तो सटीक नहीं है कि भाई इसका यूज किस क्षेत्र में को लोग करता था। तो व्यापार में भी हो जाता था, इसको आयात निर्यात में भी हो जाता था। पहले समझिए मोहर होता था क्या था। तो लिखिएगा, यह मुख्यतः सेल खड़ी से बनी थी। इसका आकार जो होता था, इसका आकार देखिएगा तो वृत्ताकार भी हुआ करता था, आयताकार भी होता था, आप देखिए वर्गाकार भी होता था, बेलनाकार भी होता था। समझ रहे हैं? तो ये सब मोहर का आकार था। आयताकार, बेलनाकार, वृत्ताकार, बेलनाकार, ये सब था। इसका जो यूज जो होता था व्यापार के लिए, क्रय विक्रय के रूप में, व्यापार के लिए, इसका व्यापार के लिए। अच्छा, एक चीज और है कि लगभग मोहरे जो है से 2500 प्राप्त हुआ है। कुल मोहरे, आप क्या बोलते हैं, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा मोहर कैसा है, तो उसमें देखिएगा वृत्ताकार ऐसा रहेगा, चौताकार रहेगा, और उसमें आकृति बना रहेगा। तो लगभग 2500 है। सर्वाधिक मात्रा में मोहरे हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगर दिखाए तो सुन के भी लिख सकते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में मोहरे जो है से हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, लगभग 1200 है। या लिख सकते हैं एक और पॉइंट, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और एक चीज़ और लिखिएगा नीचे कि मोहर पर गाय का अंकन नहीं मिलता। इसको कई बार हम लोग पढ़ लिए, देखे ना आप, तो एक लिख लीजिए कि मोहरे में गाय का अंकन न मिलता है। ये गाय का जो महत्व है से वैदिक सभ्यता में बढ़ जाएगा, यहाँ पर अभी उतना उसका महत्व नहीं रहेगा। तो गाय का महत्व। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है माप तौल का पैमाना। बड़ा छोटा टॉपिक ये है, माप तौल का पैमाना। देखिए, माप तौल के रूप में हम लोग हाथी का दांत का यूज किया जाता था। यहाँ पर लिख लीजिए, पैमाना के रूप में हाथी का दांत प्रयोग किया जाता था। अब एक है माप तौल की इकाई। माप तौल की जो इकाई थी 16 के गुणज में थी। माप तौल की जो इकाई थी 16 के गुणज में थी। जैसे ऐसे था 16 ग्राम, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं
16 ग्राम, 32, 64। इसका गुणज खाली आप बना दीजिए 80, 640 डॉट 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 डॉट। तो न्यूनतम पैमाना आप बता सकते हैं, जो इकाई है से 16 ग्राम है। अधिकतम आप नहीं बता सकते हैं, कहाँ तक जाएगा कोई पता थोड़ी है। तो अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि निम्नलिखित में कौन सिंधु घाटी सभ्यता का माप तौल का पैमाना नहीं होगा, तो जैसे मान लीजिए आपको दे दे 16 ग्राम, 80 ग्राम, इतना ग्राम, 225 ग्राम, तो जो 16 से कट जाएगा होगा, जो 16 से नहीं कटेगा नहीं होगा। तो ये आंसर हो जाएगा 225 ग्राम। कहे कि ये 15 का गुणज है। तो ये हो गया माप तौल का इकाई। अब हम लोग उद्योग पर आते हैं, छोटा सा टॉपिक भी है। देखिए उद्योग, देखिए यहाँ पर मुख्यतः 4 प्रकार का उद्योग था। एक था कपड़ा उद्योग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह प्रमुख उद्योग था, प्रमुख उद्योग था, ज़्यादा यही प्रमुख था। अब प्रमुख उद्योग था तो यहाँ पर सूती एंड ऊनी कपड़े का उत्पादन, मतलब सूती और ऊनी कपड़े का यहाँ पर उत्पादन होता था। जो भी सूती और ऊनी कपड़े का यहाँ पर प्रचलन ज़्यादा था। कई कपास का भाई लोग सीख लिया था। एक है मृद भांड उद्योग, भांड उद्योग, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मृद भांड उद्योग था से कैसा था। तो देखिए ये लाल रंग का था, लाल रंग का मृद भांड। एक मृद भांड पर अलग सा एक टॉपिक ही बना देंगे। इसका आप देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे प्रयोग करते थे, वैदिक में कैसे करते थे, महाजनपद में कैसे करते थे, जिसमें आप पढ़िएगा OCP, PWG ऐसे पढ़िएगा, NBPW और BRW, ये सब पढ़ना है आगे, है ना। तो आगे का टॉपिक है। तो यहाँ पर आप इतना याद रखिएगा कि मृदभांड का कैसा कलर था भाई, तो लाल रंग का था। कौन मृदभांड प्रयोग करता था, तो गैरिक मृदभांड, या इसी को OCP बोलते हैं, और इसको OCP बोलते हैं। एक सीप उद्योग है जिसमें सीप उद्योग का साक्ष्य दो है जो 2 क्षेत्र में मिला है। एक बालाकोट तथा लोथल से साक्ष्य, और एक और उद्योग लिख लीजिए मनके उद्योग। ये चन्न हुदड़ो तथा लोथल से साक्ष्य। तो इस तरह से हम लोग आर्थिक पक्ष को कंप्लीट किए। अब छोटा सा और वीडियो है जिसमें हम लोग राजनीतिक पक्ष और पतन के कारण पढ़ लेंगे, और ये पूरे क्लास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें और छूटा हुआ एक लिपि छूटा हुआ है, लिपि भी कंप्लीट कर लेते हैं। और एक है परिवहन का साधन, तो हेडिंग डालिए लिपि। लिपि समझिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी से बहुत चित्रात्मक थी। तो सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा
नहीं गया है। देखिए अभी ये बहुत चित्रात्मक था, केवल लोग अंदाज लगाया है, इसको आप पढ़ नहीं सकते। जैसे आप मान लीजिए अब एक ऐसा एक फिगर बनाया हुआ है, तो इसमें आप क्या पढ़िएगा बताइए। तो एक अनुमान लगा कि तीर धनुष है, तो इसी को बोलते हैं बहुत चित्रात्मक। देखिए लिपि की सर्वप्रथम जानकारी हम लोग को 1853 में प्राप्त हुआ कि इन लोग के पास लिपि भी था, और संपूर्ण जानकारी 1923 AD में हुआ। अब देखिए लिखने का विधि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिखते थे किस प्रकार, उसको क्या बोलते थे। इसको बोलते हैं बोस्ट्रोफेडन, या इसको बुस्ट्रोफेदन या गोमुत्रिका कहते थे। तो लिखने का विधि को हम लोग बुस्ट्रोफेदन, गोमुत्रिका या बुस्ट्रोफेदन बोलते थे। समझिए इसको लिखते कैसे थे हम लोग। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दायां से स्टार्ट करते थे। पहले यहाँ से लिखना शुरू किए, दायां से, फिर बायां आए, और फिर बायां से दायां, और फिर दायां से बायां। इस तरह से इनका लेखन की पद्धति था। ये गाय के मूत्र के समान बन जाता था, इसलिए इसको हम लोग गोमुत्रिका भी कहते थे। तो ये हो गया लिपि। लिपि में आपको इतना याद रखना है कि इसकी लिपि बहुत चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया है। और लिखने की विधि को हम लोग बोस्ट्रोफेदन या बुस्ट्रोफेदन या गोमुत्रिका कहते हैं। ठीक है। परिवहन का साधन लिखिएगा, परिवहन का साधन। देखिए एक बार थोड़ा सा पढ़ना है। बैलगाड़ी था, इक्का गाड़ी है, और एक है नाव। समुद्र मार्ग के लिए नाव होता था। तो इस तरह से हम लोग आर्थिक पक्ष को कंप्लीट किए। आते हैं हम लोग राजनीतिक पक्ष पर। थोड़ा सा ये सब टॉपिक, राजनीतिक पक्ष। देखिए राजनीतिक पक्ष को लेकर अलग अलग विचारधारा है कि इतनी बड़ी जब सभ्यता था तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन था। तो ऐसा माना जाता है कि इसको कंट्रोल करने वाला, जो पूरे समाज को कंट्रोल करने वाला था, से व्यापारिक वर्ग था। ये लोकप्रिय दम विचार है। आप सिंधु घाटी सभ्यता में एक मूवी आई, मोहनजोदड़ो मूवी आया, तो उसमें मोहनजोदड़ो में भी दिखाया गया कि जो व्यापारी लोग थे वही कंट्रोल पूरे करते थे सभ्यता को। तो इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इसमें लिख सकते हैं कि राजनीतिक पक्ष व्यापारियों के हाथ में निहित थी। ये लोकप्रिय विचार है कि राजनीतिक पक्ष जो था से व्यापारियों के हाथ में निहित थी। लेकिन कुछ अलग अलग विद्वान अलग अलग अनुमान लगाते हैं, उसको आप भी लिख लीजिए। इधर विद्वान लिखिएगा और इधर मत लिखिएगा। 2-4 मत आपको पढ़ना है, याद भी रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे देखिए अभी तो ऐसे विद्वान नहीं है, लोकप्रिय विचार। सब लोग मानते क्या है भाई कि व्यापारिक वर्ग ऐसा मानते हैं। लोकप्रिय विचार है कि राजनीतिक पक्ष जो था व्यापारियों के हाथ में था। ये लोकप्रिय विचार है। एक है बीबी अष्टुब,
ये मानते हैं कि गुलामों पर आधारित शासन था। यहाँ पर गुलामों पर आधारित शासन था, गुलामों पर आधारित शासन था, वहाँ पर गुलामों पर था। एक और लिखिएगा, मैके, अनरेस्ट मैके मानते हैं कि प्रतिनिधि शासन था, प्रतिनिधि शासन। एक विद्वान हंटर है, ये मानता है कि जनतंत्रात्मक शासन था। हंटर महोदय मानते हैं कि जनतंत्रात्मक था, जनता का शासन था जैसे आज है। और एक लिख लीजिएगा, हंटर महोदय हो गया, लोकप्रिय विचार हो गया, प्रतिनिधि शासन हो गया, और हाँ, एक था स्टुअर्ट पिगट। ये जो था, ये बताया स्टुअर्ट पिगट कि पुरोहित वर्ग का था, पुरोहित वर्ग का शासन था। यहाँ का मतलब पुरोहित वर्ग का ज़्यादा ही बोलबाला था। तो ये आपका हो गया राजनीतिक पक्ष। एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे अगर पूछे भी कि राजनीतिक पक्ष में किसको स्वीकार करेंगे, तो व्यापारिक वर्ग का स्वीकार करेंगे। बाकी अलग अलग विद्वान अलग अलग लगाए हैं। अगर पूछे कि हंटर के अनुसार क्या है। अब एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है 5 मिनट का, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब पतन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है, अलग अलग विद्वान अलग अलग लगाते हैं। कोई कहता है आग लगा लिया था, कोई कहता है जलवायु परिवर्तन हो गया था, कोई कहता है कि सिंधु नदी में ज़्यादा बाढ़ आ गया था तो पतन हो गया। लेकिन इसमें सटीक कोई प्रमाण नहीं है। अगर कोई सटीक ऐसे ही बोले, अगर एग्जाम में आवे, तो इसको बाढ़ लोग मानता है। लोकप्रिय विचार है कि इसका बाढ़ से इसका अंत हो गया था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका पतन बाढ़ के कारण हुआ है। ये पूरा नहीं है, लेकिन अलग अलग विद्वान अलग अलग दिमाग लगाते हैं। तो 2 को लिख लीजिए, इधर विद्वान लिख लीजिए, इधर मत लिख लीजिए। एक है गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर, ये बताते हैं कि आर्यों का यहाँ पर आक्रमण हो गया था, आर्यों का आक्रमण। आप जानते हैं कि आर्य लोग का यहाँ पर आगमन हुआ, वैदिक सभ्यता का निर्माण होगा। तो ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है से आर्यों का कारण हुआ है। जॉन मार्शल जो हैं, ये भूकंप के कारण बताते हैं। ये बताते हैं कि भूकंप के कारण हुआ, भूकंप आया, सबको समा ले गया। अनरेस्ट मैके, ये मैके जी बताते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ। अनरेस्ट मैके बताते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ। और लिखिएगा, एक विद्वान है एम दमित्रिये वसनकोश, ये बताता है, ये रूसी था, ये बताया कि अदृश्य गाज, मतलब यहाँ पर बजड़ गिरा और लोग मर गया। एक है KUR कनेडी, ये बताते हैं कि महामारी के कारण हुआ। देखिए, अब कोई सटीक थोड़ी है, कोई कह रहा है बाढ़ है, भूकंप है, कोई आर्यों का आक्रमण है। आप देख लीजिए इसमें, लेकिन याद रखना ऐसा नहीं खाली देख ही लेना है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। और आप देख लीजिए, महामारी होगा, दृश्य काल होगा, भूकंप हो गया, आर्यों का आक्रमण हो गया। हाँ, फेयर सर्विस परिस्थितिकी असंतुलन,
असंतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र में परिस्थिति को सिस्टम में असंतुलन हो गया था। और एक और लिख सकते हैं लैम्ब्रिक महोदय बताते हैं कि भाई सिंधु तथा सहायक नदियों के मार्ग में परिवर्तन, ये बताते हैं कि सिंधु और उनके सहायक नदियों का जो मार्ग था उनमें परिवर्तन हो गया, पूरा बाढ़ आ गया, वो ख़त्म हो गया। तो ये अलग अलग कारण है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ये मेंस का टॉपिक नहीं है, मतलब ऑप्शनल जो लेता है उसमें पढ़ रहता है कि इसको सिद्ध करना रहता है कि आर्यों का आक्रमण के कारण हुआ, इसको सिद्ध करता है। हम लोग को यहाँ पर सिद्ध नहीं करना है, एक बार खाली पढ़ लेना है कि जॉन मार्शल का भूकंप का हुआ, एर्नेस्ट मैकन का सब बाढ़ का हुआ है। तो इस तरह से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को अंत किए। आशा है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो थोड़ा शेयर कीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। धन्यवाद, और फिर आगे मिलते हैं हम लोग।